हेलो फ्रेंड, CGPSC हेडेड एंड नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, फिर से प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं। आप लगातार हमारे क्लास देख रहे होंगे, चैनल पे बने होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो आपको पता है कि हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, CG टेट की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। दो माध्यम से करें, एक यूट्यूब में निःशुल्क क्लासेस चल रहे हैं, साथ ही साथ आप हमारे स्पेशल टारगेट वाइज टॉपिक टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसमें संपूर्ण तैयारी आपकी पूरी जवाबदारी के साथ करवाई जा रही है। जो आज से लेकर जब तक पेपर नहीं हो, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल, तब तक कंटिन्यू चलेगा। आपकी पूरी जवाबदारी से लगातार उसमें टेस्ट हो रहे हैं। एक एक टॉपिक के जितने संभावित क्वेश्चन हो सभी आपको कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिन लोग अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आ गए हैं, जो बाल विकास का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो अभी तक हमारे 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखें देख लीजिएगा, बाकी आपके बैच में डलेगा। ठीक है, तो आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिन लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा, जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और एक बेहतर छत्तीसगढ़ लेवल पे, छत्तीस व्यापम लेवल पे, CG टेट लेवल पे, शिक्षक भर्ती लेवल पे आपके क्वेश्चनों के साथ, आकलन के साथ आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे पाएँ, जिससे आप लोग का सिलेक्शन तय हो पाए। ठीक है, चलेगा। शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती वाले जिन लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, नंबर 75 83 86 44 61। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। आज बाल विकास की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हालांकि थोड़ा सा इसका पैटर्न थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग इधर टाइप हो गया ना, तो थोड़ा ज़्यादा जूम करते नहीं बन रहा है। ठीक है, जितना हो पाएगा मैं करूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। लाइव चैट ऑन कर लीजिए, उसमें आंसर दीजिएगा। हो सकता है ये प्रैक्टिस सेट आपके पास हो। ठीक है, हमारे द्वारा क्या करवाया जा रहा है, अभी जितने भी प्रैक्टिस सेट है मार्केट में, उन सभी प्रैक्टिस सेट को मंगा लिया गया है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है और जो हमारे भी कुछ प्रैक्टिस सेट है, उनमें से मिक्स करके आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये प्रैक्टिस सेट आपके साथ हो, तो भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कितना आपके सही होते हैं। लास्ट में बताइए, 3 से 30 क्वेश्चन हम लोग बाल विकास से करेंगे। आपके 30 में से कितने सही होते हैं अपने नाम के साथ लिखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चलिए पढ़ते हैं। शिक्षक को अपनी सभी प्रतिभाओं के विकास का प्रयास करने के लिए क्या चाहिए? सभी खेल खेलना चाहिए शिक्षक को, सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, सभी विषयों का गहन अध्ययन करना चाहिए, दूसरे का विकास करना चाहिए। तो एक शिक्षक की बात क्या है, शिक्षक को अपना जो सभी प्रतिभाओं के विकास के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए, ये पूछा गया है, बताना है आपको। चलेगा, शिक्षक को बताना है ना, शिक्षक को क्या करना चाहिए अपनी सभी योग्यता के विकास के लिए, तो क्या करना चाहिए। चलिए जल्दी आंसर करेंगे। आप लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे, कमेंट में नहीं, लाइव चैट में कीजिए। जो लोग बाद में देखते हैं वो भले कमेंट में किया करें, लेकिन कोशिश किया करें 9 PM में डेली क्लास होती है, तो आप लोग आ जाया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्लास स्टार्ट होने वाला है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शिक्षक को भाग लेना चाहिए, जिससे वो अपनी सभी प्रतिभाओं का विकास कर पाए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बालकों को श्रेष्ठ रूप से सीखने के लिए आवश्यक है, बालक को, बच्चे को देख के बताइए बच्चों को क्या चाहिए। विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, बालक के माता पिता एवं संरक्षण की भी शिक्षा में रुचि रखते हो, शिक्षक बालकों को अधिकाधिक गृह कार्य देते हो, होमवर्क ज़्यादा देगा तब बच्चे जल्दी सीखेंगे क्या, या शिक्षक कक्षा में बालकों को क्रियाशील बनाते हुए शिक्षा कार्य करते हो। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या है थोड़ा सा टाइपिंग लंबा हुआ है, जूम करके नहीं बता, ध्यान से सुनते जाइएगा और क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। जिन लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा उन लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा भाई। ठीक है, क्वालिटी बढ़ाएंगे, 480 में रख लीजिए, पूरा दिन तक बने रहिएगा। 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक कक्षा में बालकों को क्रियाशील बनाते हुए, एक्टिव रखना है, बच्चों को एक्टिव रखना है कैसे भी करके, चाहे उनको कुछ गतिविधि दो या उनको अपने साथ क्वेश्चन पूछने के लिए थोड़ा सा उत्साहित करो। मतलब अगर बच्चा गतिशील है, एक्टिव है, तब वो शिक्षा कार्य करेंगे, तब उसको श्रेष्ठ रूप में सीखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में तीसरा देखते हैं। प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक तत्व है शिक्षण सामग्री की विविधता, संप्रेषित विषय सामग्री, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक, बालक के शिक्षक के मध्य अंतर संबंध, बालक और शिक्षक के मध्य। तो प्रभावी शिक्षण हेतु, एक अच्छा शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है, चारों ऑप्शन में से बताइए क्या आपको ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये बन जाएगा, थोड़ा सा जूम देखिए। तीसरा क्वेश्चन जल्दी बताएंगे। प्रभावी शिक्षण के लिए आपको बताना है, जल्दी कमेंट करेंगे। और जितने लोग भी देख रहे हैं लाइक कर दिया करें, तो आप लोग लाइक की संख्या कम रहती है जितना व्यू आते हैं, और दबा के अपने स्टेटस में शेयर किया करें वीडियो को। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। मेरे पास अभी 150-200 प्रैक्टिस सेट है, उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट मैं छाँट के करवा रहा हूँ, और बैच में आपका हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। ठीक है, जो आज टेस्ट है देख लीजिएगा, टेस्ट वाले तैयार रहिएगा, शाम तक डलेगा टेस्ट, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा जो भी टॉपिक होगा। चलिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए प्रभावी शिक्षण हेतु सबसे आवश्यक तत्व है प्रभावी प्रयुक्त जो शिक्षण तकनीक,
ठीक है। जो हम लोग शिक्षण तकनीक का यूज़ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे मेन क्या है, जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का हो जाएगा बी। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, ध्यान से पढ़ेंगे, छोटा दिखाई दे रहा है, ध्यान सुनिएगा। यदि आप अपनी कक्षा में उच्च कोटि का अधिगम कराना चाहते हैं, एकदम हाई क्वालिटी का, तो आपके लिए आवश्यक है क्या, बताइएगा। शिक्षक व्याख्यानों और अधिगम का परीक्षणों की, बालकों द्वारा शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक परीक्षण की, बालकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अधिगमित सांस्कृतिक प्रतिमानों की, बालकों अपनी पाठ्यपुस्तकों की सामग्री को दैनिक रूप से रटने की। तो आपको क्या चाहिए, उच्च कोटि के अधिगम कराना चाहते हो तो इनमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट ये बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथा, ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा। तो देखिएगा, उच्च कोटि का आपको अधिगम करना है तो बालकों द्वारा शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक परीक्षण की जरूरत पड़ेगी। अगर ये आप करते हैं तब हाई लेवल के आप करवा सकते हैं, ठीक है। रटने वाला तो आएगा तो गलत हो जाता है, ऐसे ऑप्शन काट देना, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से आप कर ही नहीं सकते, बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना रहता है। तो एक ही चीज़ तो बता है, व्याख्यान आपको करना नहीं है, भाषण आपको देना नहीं है, तो एक ही चीज़ बचा, फिर ऑप्शन नंबर सी। तो चौथे का क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे। आपके अनुसार शिक्षण का स्वरूप है कैसा, एक अंतः प्रक्रिया मात्र, सीखने में सहायक प्रक्रिया, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध, या ये सभी, बताइएगा। आपके अनुसार शिक्षण का स्वरूप कैसा है, एक अंतः प्रक्रिया मात्र है, सीखने में सहायक प्रक्रिया, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध, ये सभी बताना है आपको। शिक्षण का स्वरूप कैसा है, पांचवा जल्दी आंसर करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका सही आंसर, सभी चीज़ है। एक अंतः प्रक्रिया मात्र है, सीखने में सहायक प्रक्रिया है, एक परिपक्व और दूसरे अपरिपक्व के मध्य संबंध भी बनाता है शिक्षण, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में नियंत्रण हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, प्रभुत्ववादी उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, बालकों के दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने के उपाय, निष्पक्ष रूप से विद्यालयी नियमों के अनुसार अनुपात की बाध्यता। ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, क्वेश्चन हार्ड लेवल के हैं। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में नियंत्रण हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं बोला हूँ आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। अगर टाइम पास के लिए बस तैयारी करें कि डीएड बीएड किए हैं तो अभी टीचर का आया रहा तैयारी करना टाइप का केवल पढ़ रहे हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन हो तो आपको इस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है जी, हर टॉपिक के, ताकि आपके इतने परफेक्ट आपके दिमाग एक्टिव हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आपको थ्योरी पढ़ने से नहीं बनते, मैं बार बार बता रहा हूँ, पैट कोर्स लेने से नहीं बनते। चलिए बताइएगा, एक शिक्षक को क्या होगा अपनी कक्षा में नियंत्रण हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो किसका, प्रजातांत्रिक उपागम का, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, प्रजातांत्रिक उपागम का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सातवां, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सभी बालक आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देते, तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। आप कक्षा क्वेश्चन पूछें और वो बता ही नहीं रहे बच्चा, तो प्रश्न बार बार दोहराकर प्रश्नों को वही छोड़ देंगे, बालकों पर गुस्सा हो जाएंगे, प्रश्न बदल कर उत्तर प्राप्त करेंगे। बताइए क्या करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर सातवां, तो देखिए प्रश्न को उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो गुस्सा तो आपको होना नहीं है, छोड़ना तो नहीं है, ठीक है, बार बार दोहराना भी नहीं, तो क्या बचे कि प्रश्न बदल कर उत्तर प्राप्त करेंगे, प्रश्न को बदल देंगे, अगर घुमा के पूछेंगे उसको, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां, सातवां का डी आएगा ना। क्वेश्चन नंबर आठवां देखते हैं। शिक्षक अभिभावक वार्तालाप का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। आप शिक्षक और अभिभावक, शिक्षक का को निर्देशित किया जाता है कि आप समय समय पर अभिभावकों से मिले, उनसे बात करें। तो जो शिक्षक अभिभावक वार्तालाप होता है उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ये बताना है। बालक की उपलब्धि और लक्ष्यों के बारे में शिक्षक अभिभावक दोनों सहमत हो जाते हैं। शिक्षक अभिभावक को समझाता है कि उसने बालक को किस आधार पर कितने अंक दिए। अभिभावक शिक्षक को बालक का पूर्व वृत्त बताता है। अभिभावक शिक्षक से पूछे कि बालक का गृह कार्य पूरा करवाने में वह कैसे और कितनी सहायता करे। चलिए बताइए क्या उद्देश्य होता है, क्या लाभ होता है शिक्षक और अभिभावक के मध्य वार्तालाप से। तो आठवां का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आएगा। बालक की उपलब्धि व लक्ष्यों के बारे में शिक्षक और अभिभावक दोनों सहमत होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लास्ट पे काउंट करके बताइए कितने सही होते हैं, और चैनल को बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी क्लास अपलोड हो 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समय समय पर पाठ्य पुस्तकों को बदलते रहना चाहिए, क्यों,
शिक्षक एक ही पुस्तक पढ़ाते हुए उबने लगता है, ज्ञान का नवीनीकरण होता है, नए लेखकों को लिखने का अवसर मिलता है, ये सभी। चलिए बताइए, से बार बार समय समय पुस्तक को क्यों बदलना चाहिए, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें, सभी लाइव चैट में आंसर करिए। चलिए जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अजीब लग सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को नया नया अवसर मिलेगा करके नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, ये सभी भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय समय पर नवीनीकरण होना चाहिए, ज्ञान का भी, नए शिक्षा लेखकों को भी अवसर मिलता है, शिक्षा एक ही पुस्तक पढ़ के उबने लगता है। तो ऑप्शन इसका आंसर तो लिया गया है, जो टीचर्स निकाला गया है, ऑप्शन ए लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इस क्वेश्चन को, थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा, क्या आएगा व्हाट्सअप में भेजिएगा, डाउट ग्रुप में आप इसको। ठीक है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, क्या इसका सही आंसर लेना चाहिए। अभी आंसर तो इसके द्वारा अथेंटिक रूप से ये लिया गया, शिक्षक एक ही पुस्तक को पढ़ाते उबने लगते हैं, इसे पाठ्य पुस्तक बदलते रहना चाहिए, लेकिन गलत है ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि नवीनीकरण भी तो होता है भैया, होना भी चाहिए। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। निम्न में से क्या एक आजकल दी जा रही शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? बालकों के भविष्य को सुधारती है, उनमें ज्ञान उच्च श्रेणी का है, इसमें ज्ञान का स्वरूप एकदम सैद्धांतिक है, इनमें ज्ञान का स्वरूप नीरस है। चलिए बताइए, मुख्य विशेषता क्या आजकल जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है? तो क्या हो जाए इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, इसमें ज्ञान का स्वरूप एकदम सैद्धांतिक है। आजकल जो शिक्षा दी जा रही है उसमें सैद्धांतिक शिक्षा ज़्यादा दी जा रही है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आपके अनुसार कक्षा के सभी बालकों को एक जैसा गृह कार्य देना ठीक है? बताइए, ऐसा देना चाहिए क्या पूरे क्लास बच्चों के एक ही गृह कार्य, एक ही प्रकार के 2 से 10 तक पढ़ा लिख के लाना रहे, सभी लिख के लाएंगे? आप क्या है बताइएगा। जी हाँ, इससे मूल्यांकन सही होता है। जी नहीं, क्योंकि बालक की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। जी नहीं, क्योंकि सब बालकों के योग्यता स्तर समान नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि शिक्षक का कार्य आसान हो जाता है। बताइए आप, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए अपने दिमाग के अनुसार इसका आंसर बताइए। सभी बालकों को एक ही गृह कार्य देना चाहिए क्या? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जी नहीं, क्योंकि बालकों की अभिरुचि अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग उनको गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आप अपनी कक्षा के बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कैसे करेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति का वाद विवाद पूछकर, प्रश्न पूछकर, नाटक आयोजित कराकर, चर्चा परिचर्चा कराकर। तो आपको बताना है कि मौखिक अभिव्यक्ति कैसे करेंगे आप, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो आप सभी को पता है, अगर बच्चे में मौखिक अभिवृद्धि करना है तो क्या कराना है? मौखिक अभिव्यक्ति के लिए चर्चा परिचर्चा आयोजित कराते हैं, जिससे बच्चे भी भाग लेते हैं, आप भी भाग लेते हैं, शिक्षक बच्चे, तो चर्चा परिचर्चा कराकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम हेतु उपयुक्त परिस्थितियां हैं? सीखने के उचित ढंग, प्रेरणा का योगदान, सीखने की इच्छा, ये सभी। तो बताइए अधिगम हेतु सबसे उपयुक्त परिस्थिति क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का फास्ट करेंगे ना, ज़्यादा क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने के उचित ढंग, ये भी आपको जोड़ रही है, प्रेरणा के योगदान भी जोड़ रही है, सीखने की इच्छा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। निम्न में से क्या एक उत्तम शिक्षण की विशेषता नहीं है बोला है? कौन सा इसमें से उत्तम शिक्षण की विशेषता नहीं बताना है, निगेटिव बताना है ना। या बाल कठिनाइयों का निदान करता है, या बाल योग्यताओं में संवर्धन करता है, या बाल कठिनाई का उपचार करता है, या संवेगात्मक अस्थिरता सृजित करता है। तो बताना है आपको उत्तम शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 फास्ट करेंगे। बिल्कुल, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थिरता नहीं डालता भैया, स्थिरता लाता है, संवेगात्मक स्थिरता का सृजन करता है, स्थिरता दी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है ना, गलत पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। यदि आप अपनी कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण कराना चाहते हैं तो किस तरह का ज्ञान आपके लिए आवश्यक है? प्रभावकारी शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक संबंधित अंतःवस्तु का ज्ञान, पाठ्यक्रम संबंधित ज्ञान, शिक्षा शास्त्र संबंधित अंतःवस्तु का ज्ञान, ये सभी। चलिए बताएंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15 फास्ट करेंगे भाई, बहुत गर्मी है ना, हालत ख़राब हो जाता है क्लास बनाने में भी।
चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं कि पंखा उंखा सब बंद करना पड़ता है। अभी इतने तो आप लोग से फीस नहीं ले रहे कि एसी वेसी लगा के पूरा कंप्लीट हो जाए। फ़ैन बंद करके पूरा गर्मी में हमें पसीने से नहाते हुए आपके लिए क्लास बनाना पड़ता है, तब जाके ये कंप्लीट अच्छे से जाता है सेटअप के साथ। ठीक है, तो आप लोग का बस वही सहयोग मांगता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे बैच से भी जोड़िए, अगर आप नहीं जुड़िए, ताकि और बेहतर आप लोग के लिए कर पाएँ। ठीक है, चलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जब कोई बालक अपने पुराने अनुभव के द्वारा सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? जब पुराने अनुभव से सीखता है तो उसको क्या कहते हैं? साचर्यात्मक अधिगम, गामक अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, जब कोई बालक अपने पुराना अनुभव के द्वारा सीखता है तो उसको क्या बोलते हैं? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साचर्यात्मक अधिगम। याद कर लीजिए, अगर कोई बच्चा अपने पुराने अनुभव के द्वारा सीखता है तो उसे बोलते हैं साचर्यात्मक अधिगम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे जी। प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधित अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। बालकों की रुचियों के सातत्य के अनुक्रम में, आधारभूत पाठ्यक्रमों के संगठन के अनुरूप, विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर, पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर। चलिए बताइएगा, प्रगतिशील शिक्षाविदों के अनुसार जो अनुभवों की श्रृंखला को कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए? क्वेश्चन थोड़ा कठिन लेवल पे हैं, थोड़ा सा मुश्किल जा रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा, डटे रहिएगा। बताइए कितना सही हो? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पे उनको श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। वह परिस्थिति जिसमें कोई बालक कुपोषण का शिकार हो जाता है, कि कैसी परिस्थिति में बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है ये बताना है आपको। अधिक श्रम, अपर्याप्त निद्रा की स्थिति में, अपेक्षापूर्ण व्यवहार, खेलकूद की अवहेलना के कारण, दूषित वातावरण, रोगग्रस्तता की स्थिति, या ये सभी। तो बताइए कोई बालक कैसे कुपोषण का शिकार हो सकता है? तो क्या हो जाएगा 18 का आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि इन सभी के कारण बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। जूम आउट कर लेते हैं, छोटा दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। आप कक्षा में बालकों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश बालक उस प्रश्न का उत्तर देने हेतु अति आतुरता से हाथ उठा देते हैं, एकदम मैं बताऊंगा मैडम सर मैं बताऊंगा करके। आप क्या करेंगे? आप बालकों की इतनी आतुरता से नाराज़ होंगे, आप उनकी आतुरता को अशुभ लक्षण मानेंगे। आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, उपरोक्त सभी। बताइए क्या करेंगे आप? पढ़ते साथ ही समझ में आ गया जी, ये सब तो नहीं करना है, लक्षण अशुभ अशुभ ये सब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आपको यह नोट करने का समय मिलेगा कि कौन से बच्चे आतुर हैं, कौन हाथ उठा रहे हैं, कौन नहीं उठा रहे हैं। आपको ये वर्गीकरण करने में अपने दिमाग में कौन कमज़ोर बच्चा है उसको छांट के फिर उसके लिए रिमेडियल टीचिंग देने के लिए आपको आसानी होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। बार बार कहने के बावजूद कोई बालक कक्षा में देर से आता है, तो आप उसकी समस्या का उपचार कैसे करेंगे? उसे कक्षा में नहीं घुसने देंगे, उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचना करेंगे, पाठशाला के प्रधान पाठक को प्रधान अध्यापक को इसकी सूचना देंगे, उसकी अनदेखी करेंगे। क्या करेंगे बताइए? क्वेश्चन नंबर 20 क्या करेंगे जल्दी बताएंगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचना देंगे कि बच्चा क्यों लेट से आ रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या है उसकी परिस्थिति, कुछ परेशानी है, इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक माना जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो बुनियादी शिक्षा का आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक माना जाता है। पाठ्य विषयों की अपेक्षा बालक को प्रधानता देना, हस्तशिल्प को प्रधानता नहीं देना, ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा देना, ये सभी। तो बताइए बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक माना जाता है, क्यों? 21 का आंसर करेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। कई लोग डी बोल रहे, डी नहीं आएगा, याद रखिएगा। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि पाठ्य विषयों की अपेक्षा बालक को प्रधानता दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा में बालक को प्रधानता दिया जाता है, इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक माना जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्याख्यान विधि हेतु सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति क्या है? अगर आपको व्याख्यान कराना है, भाषण के थ्रू पढ़ाना है, लेक्चर दे के पढ़ाना है, तो उसके लिए जब शिक्षक किसी नवीन और जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हो तो व्याख्यान करना चाहिए। जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहता हो तो व्याख्यान करना चाहिए। जब शिक्षक किसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में रुचि रखता हो तो व्याख्यान करना चाहिए, ये सभी। तो सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति क्या है? 22 का बताइए। देखिए हमको ये सब में नहीं, सर्वश्रेष्ठ बोला सबसे बेस्ट है ऑप्शन बी। जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाह रहे हैं तभी उस व्याख्यान विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट में बताइए कितने आपके सही हुए ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा के स्वरूप को परिभाषित किया जाता है ज्ञान अर्जन के रूप में,
पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान के रूप में, अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में। चलिए बताइएगा। शिक्षा के स्वरूप को परिभाषित किया जा सकता है, जल्दी बताएंगे। तो 23 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि इससे देश प्रेम की भावना विकसित होती है। मातृभाषा में क्यों होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा? इससे देश प्रेम की भावना विकसित होती है, इससे बालकों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा होती है, इससे मातृभाषा के विकास में सहायता मिलती है, बालकों को अपने आसपास के वातावरण को समझने में सहायता मिलती है। तो अभी जैसे नई शिक्षा नीति में बोला है ना कि 1ली से 8वीं तक की शिक्षा आपके मातृभाषा में होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए भैया प्राथमिक स्तर पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी करेंगे। बिल्कुल, बालकों को अपने आसपास के वातावरण को समझने में सहायता मिलता है, इसीलिए प्राथमिक शिक्षा पर जो शिक्षा का माध्यम है मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। एक बालक गणित समझने में बहुत कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए निम्न में से क्या उपचार करेंगे? प्रधानाध्यापक से इस विषय में परामर्श लेंगे, उस बालक के माँ बाप से समुचित परामर्श लेंगे, उस बालक से बात करके पता लगाएंगे गणित में उसकी क्या दिक्कत है, तत्पश्चात उसको दूर करेंगे। कक्षा में गणित के सबसे तेज बालक को आदेश देंगे कि वो कमज़ोर बालक की मदद करे। तो आप क्या करेंगे बताइए, गणित शिक्षक हैं आप, तो बिल्कुल यही दिख के पता चल गया था। उस बालक से बात करेंगे और पता लगाएंगे उसके गणित में क्या दिक्कत है, तत्पश्चात उसको दूर करेंगे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, 4 क्वेश्चन और बचे, फिर बताइएगा कितना आपके सही हुए। क्वेश्चन छोटा दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की बुद्धि लब्धि। मानसिक रूप से विकलांग 80 से 70, 90 से 80, ठीक है, 40 से 50, 70 से 50 से 70, बताइए। 70 80, 80 90, 40 50, 70 50 से 70, बताइए क्या होगा मानसिक रूप से विकलांग? तो मानसिक रूप से विकलांग मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं कि 90 से ऊपर हो गया तो अच्छा हो गया। ठीक है, 80 से 90 रहता तो ऑप्शन में तो उसको देखना पड़ता, लेकिन वो मानसिक रूप से विकलांग बोला है तो ये क्या लेता है आपका 50 से 70, 50 से कम और मतलब 50 से अधिक और 70 से कम, मतलब 50 से लेकर 70 तक की बुद्धि लब्धि को मानसिक रूप से विकलांग बालकों की बुद्धि लब्धि बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान 2 बालक आपस में बातें करते हैं, आपके ख्याल से उसके इस कार्य से उन दोनों को हानि हो रही है, सारी कक्षा को हानि हो रही है, शिक्षा का ध्यान बंटता है, ये सभी बताइए। अगर आप पढ़ा रहे हैं, 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो क्या होता है? ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए मैं बोला हर टॉपिक वाइज ऐसे क्वेश्चनों प्रैक्टिस करना जरूरी है। ज़्यादा थ्योरी से बुक से क्लास से नहीं आता। ठीक है, बाल विकास की स्पेशली आपको दिमाग यूज़ करना है। आप इसीलिए हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए, आज भी मैं बोल रहा हूँ, ताकि इतना प्रैक्टिस हो, इतना आपका दिमाग खेलने लगा हर टॉपिक के ना। ऐसे मिक्स कराने से भी नहीं पता चलेगा आपको कि आपकी कमजोरी कहाँ है। जब टॉपिक वाइज आप करेंगे टेस्ट में तब आपको पता चले, जो हमारे बैच में करा रहे हैं हम लोग। 27 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होता है ना। चलिए 28 देखेंगे। बालक के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए सतत व व्यापक, प्रत्येक सत्र के अंत में, प्रत्येक पाठ के अंत में, वर्ष के अंत में। ये तो आपको पता ही होगा। 28 का जल्दी से आंसर दे दीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन में ए, सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। बालक के अनुवांशिक गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन है क्या है? उसके अनुवांशिक व्यवहारों के प्रतिमानों तक सीमित, उसके अनुवांशिक प्रतिमानों एवं संरचनात्मक व्यवहारों तक सीमित, उसके अनुवांशिक व्यवहारों की संरचना तक सीमित, जन्म के पश्चात ही संभव। बताइए, बालकों के अनुवांशिक गुणों में परिवर्तन है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, उसके अनुवांशिक प्रतिमानों व संरचना व्यवहारों तक सीमित रहता है उसके अनुवांशिक गुण में परिवर्तन। लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है? मानव का अनुभव, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, व्यावसायिक संगठन, ये सभी। तो शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत कहाँ से उसका उद्देश्य उत्पन्न होता है बताइए। बिल्कुल मानव अनुभव, मानव अनुभव। ठीक है, मानव का अनुभव ही मूलभूत स्रोत है। तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन आज के बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और ओवरऑल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। ठीक है, तो देख लीजिएगा। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। आज भी फीस वही है। ठीक है, 2 से 3 दिन और बढ़ा देते हैं क्योंकि लगातार कई लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा था। सुबह से मैसेज आया कि पेमेंट नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पाया। ठीक है, अभी फीस नहीं बढ़ाया, कुछ दिन और रख लेते हैं।
699 सहायक शिक्षक शिक्षक 799 सहायक शिक्षक शिक्षक 1299। देख लीजिएगा, जिसमें भी कराना होगा आज भी आप करा सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का मैसेज आया था पेमेंट नहीं हो पाया, आज करेंगे करके, तो देख लीजिएगा इसी फीस में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन लोग भी नहीं ज्वाइन किए हैं वो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, और जिन लोग ज्वाइन कर लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और आज भी बहुत सारे बैच में टेस्ट हैं, सभी बैच वाले ध्यान दीजिएगा, उसको लगातार आपको दिलाना है, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। टेबल बनाना है आपको, किस टेस्ट में किस टॉपिक में कितना नंबर आ रहा है, सेकंड चरण चलेगा, उसमें नए क्वेश्चन ऐड होंगे, फिर से आपको एनालिसिस करके फिर से टेस्ट दिलाना है, ठीक है। चलिए शेयर कीजिए तो। और लास्ट में आप लोग ध्यान दीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, चलिएगा आप जाइएगा कमेंट बॉक्स में और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो बताइएगा, ठीक है। चलिएगा शेयर कर दीजिएगा।